कब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि गाना देगा ये ज़माना, तेरा नाम देगा ये ज़माना। Wow! How are you? So, आप में से कितने लोगों ने पिछले हफ्ते का शो देखा? वाह, वेरी गुड। तो आज का विषय हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। चलिए पहले कि आपसे सवाल पूछें, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। लेट्स सी, वी हैव पुट टुगेदर समथिंग। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस एक सवाल के जवाब में पूरे जीवन का सार छिपा है। आज हर कोई जिंदगी की दौड़ में शामिल है। एक दूसरे को हराना और आगे निकलना ही हर किसी की जिंदगी का मकसद बन गया है। हर कोई सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति एक लक्ष्य में बंधा है। हम हर हाल में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपको ये जीवन क्यों मिला है? आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है और कैसे हम अधूरे जीवन को उद्देश्य से पूरा कर सकते हैं। क्यों, है ना बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी मन में आता है कि आई हैव लॉस्ट माई पर्पस इन लाइफ। क्या नहीं आता मन में? कितने लोगों के मन में आया? हाथ उठाइए कि आई हैव लॉस्ट द पर्पस ऑफ माई लाइफ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, वेरी गुड। एज लॉन्ग एज वी नो दैट वी हैव लॉस्ट our purpose of life and we keep again looking at it, then you have not lost. Remember this. जिनको पता है कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, will you like to share with our audiences present here as well as who are sitting at home? Sir, actually my purpose of life is to have name, fame and power. Name, fame and power, everything. Yes, sir. Very good. Wow, wow. Very ambitious. मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं इसी चीज़ को मानती हूँ कि मैं कुछ भी फैसले लूँ और किसी भी दिशा में जाऊँ, हमेशा संतुष्ट रहूँ। So satisfaction in everything is the purpose of my life. Is the purpose. Is satisfaction or is it contentment? More of satisfaction. More of satisfaction. Sir, to do something so that people get inspired. आप अगर किसी को इंस्पायर कर सकते हो तो वो आप में एक सेटिस्फेक्शन भी देगा, वो एक पर्पस भी रहेगा कि हाँ आपके कारण लोग इंस्पायर हो पा रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिल रही है कि वो सही डायरेक्शन में जाए, सही चीज़ें करें। So you want to inspire people? Yes, sir. Very good. So my purpose of life is to become successful and also I want to be balanced in my whole of life. Successful in what? In my career and in my personal life also. And also be balanced. सबसे पहले मैं खुद सफल होना चाहूँगा, फिर दूसरों को सफलता दूंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। Very good. पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाइए दूसरे की मदद करने से पहले। हाँ? My purpose is to give education to poor children. Okay. To educate them. Okay. But I could not do that due to certain responsibilities and all. So I am still getting educated now. I am a student here. You are preparing to achieve your purpose. Yes, sir. Sir, as I believe, short purpose से हम long term purpose बना सकते हैं। तो मेरा purpose है कि मेरे जो parents का dream है वो मैं fulfill कर पाऊँ। तभी मैं कुछ अपने purpose, अपने dreams fulfill कर पाऊँगी। Sir, being truthful, मुझे पैसे छापने हैं और whatever the means, whatever the approach. Sir, सच यही है कि ultimately name, fame सब कुछ पैसों से ही आना है।
और जीवन अगर अच्छा काटना है तो पैसे लगते हैं, और कोई भी अप्रोच हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब बस वो मेथड ढूंढना है वो करने के लिए। चलिए ये भी ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उसमें ये गौतम बुद्ध ने कहा इसके बारे में, उन्होंने कहा योर पर्पस इज इन लाइफ इज टू फाइंड योर पर्पस। योर पर्पस इन लाइफ इज टू फाइंड योर पर्पस एंड गिव योर होल हार्ट एंड सोल टू इट। कुछ लोगों ने केवल ऐसे कहा कि सक्सेस होना मेरा पर्पस है। सक्सेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड और मैनी फील्ड्स। आपको थोड़ा सा अपना नैरो करना पड़ेगा। सक्सेस इन व्हाट? किसी आदमी के लिए सक्सेस यही है कि मैं अपनी ट्रूथफुल को, सच्चाई को जान पाऊँ। मैं क्यों हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग क्यों हूँ, वाई आई एम नॉट ए somebody else, something else, why I am so and so and not somebody else sitting on the other side. ये भी एक पर्पस हो सकता है। दिस इज ए पर्पस ऑन द एक्सट्रीम साइड एंड देयर कुड बी ए पर्पस, जैसे उसने कहा कि मुझे मीन्स की कोई परवाह नहीं है, मुझे हेन तेन प्रकारेण पैसा छापना है। ये भी पर्पस हो सकता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। पर पर्पस सही पहचानना इन इटसेल्फ इज ए पर्पस। और 70-80% लोग जो मैंने देखा है, क्योंकि मुझे हर हफ्ते मेल्स आती हैं लोगों की, यूथ की खास करके, बड़े एजड लोगों की भी आती है, उन लोगों को नहीं पता कि पर्पस क्या है लाइफ में। बहुत बार आपको भी आपके आसपास लोग मिलते होंगे देखने को, जिनको सुबह उठे तो कुछ और है, शाम हुई तो कुछ और है। पर्पस तो हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट। सो आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मेरा मकान बन रहा था तो मैंने देखा बहुत बड़ा स्पेस है मेरे घर के सामने, जहाँ पर बहुत सारे यूथ्स, उनके साथ में बच्चे, किशोर युवाएं बिल्कुल दिन भर आइडली बैठते थे, स्मोकिंग करते थे, गैम्बलिंग करते थे, गार्डन के फेंसेस तोड़ते थे। Let's move on. Knowing your purpose only can give direction to your life. क्यों? ये तो बात सिंपल है, मेरा ख्याल आपके टीचर्स भी बताते होंगे। Without knowing your purpose, you have no direction. अब सिंपली कहना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ वो मेरा पर्पस है, और पढ़ाई करें नहीं, ज्ञान ले नहीं, तो कैसे सक्सेसफुल होंगे? सो आज हमारे बीच में एक इसी प्रकार के मेहमान हैं, डॉक्टर ललिता शर्मा। शी इज़ एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर, और इन्होंने अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी कमियाँ रही, कुछ भी चीज़ हुई, पर भी परवाह नहीं किए। शी इज़ टीचिंग एज ए प्रोफेसर फॉर लास्ट 15 years and subject like public administration and political science, but then she left her college in just recently in July 17 for social work. While she used to teach in college during daytime, and from 3 p.m. to 8 p.m. she teaches children from underprivileged background for free. Currently she teaches 500 children for free. May I invite Dr. Lalita Sharma, please? स्वागत है आपका मिस्टर शर्मा। Thank you so much, sir. तो आप बताइए कि अच्छा भला कैरियर आपने, पहले तो पढ़ाई पहले करते समय भी आप शाम के समय में पढ़ाती थी बच्चों को, ये क्यों, कैसे मन में आया आपके, और क्या ये पर्पस क्या है आपका लाइफ का? क्योंकि आज का सब्जेक्ट भी ये है, हमें आप जैसे लोगों से और सीखने को मिलता है कि हमारी थिंकिंग क्लियर होती है कि व्हाट इज़ आवर पर्पस ऑफ लाइफ। यस, जी बताइए।
मेरा लाइफ का पर्पस ये है कि वी गिव बैक टू द सोसाइटी. इफ़ यू आर एजुकेटेड यू शुड मेक यूज़ ऑफ योर डिग्री एंड सर्व सोसाइटी टू योर फुलेस्ट. मेरा एक ही मानना है कि आई इंस्टिल वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ इन द यंग माइंड्स. आई टीच एवरी इवनिंग. एवरी इवनिंग? यस. कैसे करती हैं, कहाँ पे पढ़ाती हैं उनको? एक्चुअली मेरे क्लासेस बहुत अनोखा है. टीचिंग अंडर द स्काई 2009 की कहानी है, जहाँ पर मैं एक नए एरिया में शिफ्ट हुई थी. जब मेरा मकान बन रहा था तो मैंने देखा बहुत बड़ा स्पेस है मेरे घर के सामने, जहाँ पर बहुत सारे यूथ्स, उनके साथ में बच्चे, किशोर युवाएं बिल्कुल दिन भर आइडली बैठते थे, स्मोकिंग करते थे, गैम्बलिंग करते थे, गार्डन के फेंसेस तोड़ते थे, बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ रहे थे. तो एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ. आई वॉज टीचिंग इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज. आई वॉज इवन विजिटिंग द डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूथ्स और चिल्ड्रन है जो कि एजुकेशन से वंचित है, ड्रॉप आउट से या कोई ना कोई कारण से नहीं कर पा रहे. सो आई कुड नॉट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम्स दे वर हैविंग. और मुझे पता चला कि उनके पेरेंट्स दे आर डेली वेज अर्नर्स, जिनको नहीं पता है एजुकेशन का क्या वैल्यू है. और आगे जाने वाले ये जो पीढ़ी है, हम एक तरफ बात करते हैं आर कंट्री इज़ डेवलपिंग इंडिया, यू नो. द अदर साइड वी हैव अ ह्यूज नंबर, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, youths and children who are going, they have been misguided or they have been indulged in such activities. Education का कोई भी उनको awareness नहीं है. So I thought कि मुझे इनके लिए कुछ करना होगा. मैं अगर इस एरिया में रहने आऊँगी तो I cannot tolerate such anti-social activities. I have to help them because this is the age तो which. मिसेस शर्मा, कहीं ना कहीं आपको अपना उसमें स्वार्थ दिखा कि अगर मैं यहाँ आके रहूँगी और ये लड़के और ये बच्चे अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो मेरे लिए एक इट विल बी ए सोर पॉइंट. एक्चुअली सर, मेरा यही मानना है कि जब तक वैल्यूज़ हम उनमें इंस्टिल नहीं करते और आने वाले पीढ़ी को हम इतना शिक्षित नहीं करेंगे तो कैसा होगा. हम तो वही सोसाइटी में रहते, एक शरीर में अगर घाव होता है तो पूरी शरीर पीड़ित होता है. तो सोसाइटी, इफ़ मोर देन हाफ ऑफ देम आर लेफ्ट असाइड, तो द सोसाइटी विल नॉट ग्रो नेचुरली. सो आई थॉट लेट मी वर्क विद देम. सोसाइटी इज इक्वल टू आवर ओन बॉडी. अगर शरीर का कोई हिस्सा अगर खराब है उसका इलाज करना आवश्यक है. जी, जी. ये बड़ी अच्छी बात कही मिस्टर. आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ मैम, जो आपने जो एजुकेशन के काम किया है वैसे इसी टाइप का मैंने भी रूरल एरिया में किया था. लगभग 1 मंथली तक चलाया था काम. लेकिन उसके बाद क्या है कि वहाँ के लोगों की मेंटली चेंज नहीं कर पाया था. जो लड़कियां थी उनको मैंने एजुकेटेड किया था, छोटी छोटी बच्चियां थी, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था. तो मैंने घर घर जाके उनको बुला के स्कूल जो था गांव का, वो मैंने उसकी चाबी अपने पास ले ली थी और 2-2 घंटा रोज़ पढ़ाया था मैंने उनके. फिर भी लोगों की मेंटली इतनी चेंज नहीं हो पाई और आज स्थिति वही की वही है. आप हार मान के बैठ गए ना भाई. हार नहीं मानना चाहिए सर. मैं खुद युवा हो, आपको हार नहीं मानना चाहिए था. आप अपने और 1-2 साथियों को साथ में लेके जाते. मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं. पिछले 8 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ आफ्टर माय कॉलेज आवर्स, और यही पूछते हैं कि मैम आप सस्टेन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 8 बच्चे से मैंने जनवरी 2010 में शुरू किया था. अभी 500+ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से कॉलेज लेवल के हैं. यही मेरा तरीका है, टेक्निक है. मुझे मालूम है कि आप में से कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है. यस, ये सही है क्या? सही है. पढ़ना कोई नहीं चाहता है. इट हैज़ टू बी सो इंटरेस्टिंग, इट हैज़ टू टच योर हार्ट. तो मैं उन बच्चों के साथ में एज ग्रुप उनको डिवाइड करती हूँ. वंस अ वीक दे हैव स्पेशल एक्टिविटीज़. ऑफ कोर्स इट इज़ टीचिंग देम वैल्यूज़, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या सीख रहे हैं. जैसे 6 साल से 10 साल के बच्चों का ग्रुप है, उनको कलरिंग करते करते, खेल खेलते खेलते, गाना गाते गाते ऐसे वर्च्यूज़ सिखाते जैसे ट्रूथफुलनेस है. ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्च्यूज़. हम उनको उसकी मीनिंग समझाते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि हफ्ते भर वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में या स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ. सो दे आर वेरी एक्साइटेड टू कम टू द क्लास, क्योंकि गेम भी होता है तो कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन है, सब मिल के सीखते हैं. बहुत अच्छे. चलिए और प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर शर्मा से एक छोटे से ब्रेक के बाद.
I wanted to ask you that in your early days, like college days, what was your purpose in life and what was your ambition that you would become after 10 or 20 years? मैं तो कॉलेज में गया ही नहीं भाई. वेलकम बैक. देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने आपको बड़ा सहज रूप से बताया और यही कारण है कि उनको अपने इस सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया पिछले वर्ष. I'd like to ask you that the children of these daily wage workers and laborers, they are generally reluctant to send their children to school, and the children as well are reluctant to go and learn. So how do you manage to convince them to come and learn from you? Yes, this is a very good question. पहली बात तो we have to find out opportunity to serve. दूसरी बात ये है कि of course it's very difficult. Nobody would like to come and sit and study. I go to their houses, even counsel the parents. सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है. Even they want their daughters to get married at a very early age. इसकी counseling होगी. उनको दूसरे स्कूल में भेजने का counseling होगा. कॉलेज में जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिलता, उसके लिए काउंसलिंग करना पड़ता है. There are so many things to be done, and I'm very fortunate that my family members, even my mother-in-law is a teacher for maths. Basic हम सारे 20 तक के tables करवाते हैं. We visit the homes and then convince the parents, and then the student, once the student starts coming, फिर उनको फील होता है कि नहीं, दिस इज़ अ डिफरेंट क्लास. यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे कुछ खेल खेल में सिखाया जाता है. यहाँ पर हमें कुछ करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए. That's right, very good. देखिए इसीलिए हमने ये कहा कि a life full of purpose is a life full of vitality, excitement and ultimately success. जो आप लोगों ने बहुतों ने कहा कि सक्सेस होना ही मेरा पर्पज़ है, नहीं, पर्पज़ कहीं और है. पर्पज़ इस प्रकार की चीज़ों में है और वो पर्पज़ अगर आपका प्योर होगा तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी. मैं घर बैठे हुए हमारे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस शो को, उनको खासकर जो टीचर कम्युनिटी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, थ्रू लव यू कैन विन द हार्ट्स. इट इज़ थ्रू लव यू कैन डू वंडर्स. एंड वी फाइंड अपॉर्चुनिटी, वी फाइंड द एनवायरनमेंट द स्टूडेंट किस एनवायरनमेंट में है उसको समझ के हम उनसे डील करेंगे, स्पेशली द टीचर कम्युनिटी, तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा बोथ फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. मैडम आपका आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो. यही है एक चीज़. पर्पज़ के लिए कुछ और भी बातें अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखी जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. 3 बातें खास करके. योर पर्पज़ इन लाइफ शुड बी टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ. जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने कहा कि अगर अपने आप को अगर हम पहचान लें तो ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बहुत से प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं. आपको कहीं दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता कुछ भी. दूसरा, आपके हर एक आदमी में, हमारे यहाँ जितने हम बैठे हुए हैं, हमारे हर एक के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है, किसी न किसी प्रकार का यूनिक टैलेंट जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, जन्म से हमारे साथ. एक्सप्रेशन ऑफ दैट ट्रू टैलेंट इज़ द सेकंड पर्पस ऑफ लाइफ, कैन बी सेकंड पर्पस ऑफ लाइफ. क्योंकि अगर आपके ट्रू टैलेंट के हिसाब से अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल टेक यू टू द टाइमलेस अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ. तीसरा है सर्विस नॉट ओनली टू ह्यूमैनिटी बट टू ऑल बीइंग्स. क्योंकि हम केवल ह्यूमन बीइंग की सेवा करके ही रुक जाते हैं. अच्छी बात है, वो भी कर रहे हैं, जैसे मिसेस शर्मा कर रही हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के आगे भी बहुत कुछ है जिसकी देखभाल करनी चाहिए. एनवायरनमेंट है और दूसरे भी लोग हैं, मीन्स एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. सो ऑल बीइंग्स
should be taken care of. That is what is our Indian culture is about. So, iske baad, in expressing our talents, we find joy, and only joyful person can ask, what can I give? A person who is not joyful, वो तो लेना जानता है. वो तो भाई जो इन्होंने नोट प्रिंट करने की बात की, वो फिर उसी तरह से रहते हैं. अगर कभी मौका लगा आपसे 10, 15, 20 साल बाद कहीं मिलने का, तो ज़रूर पूछूंगा कि कहाँ खुश हो कि नहीं हो भाई, पर्पज़ मिल गया लाइफ का जो अचीव करना चाहते थे कि नहीं. तो ये एक बड़ी बात है. अभी कोई एनी क्वेश्चन सो फार? I wanted to ask you that in your early days, like college days, what was your purpose in life and what was your ambition that you would become after 10 or 20 years? मैं तो कॉलेज में गया ही नहीं भाई. So like in your school days or at the early stage of your life? तो स्कूल में तो पर्पज़ था कि भाई किसी तरह से कुछ ना कुछ पढ़ना है, आगे करना है. उस वक़्त बचपन में मेरे दिमाग में था, जब स्कूल में पढ़ता था, तो कि इंजीनियर बनना है. वो पर्पज़ था दिमाग में. और स्कूल से पूरा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में गया भी, लेकिन फिर कोई फैमिली के हालात फाइनेंशियल ऐसे हुए कि उन्होंने वापस बुला लिया, तो वापस आ गए. तो पर्पज़ तो अचीव नहीं कर पाए उसमें. फिर वापस आने के बाद एक अलग पर्पज़ बन गया लाइफ का. सो ये भी एक बड़ी बात अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है. पर्पज़ ऑफ योर लाइफ कैन बी एवर चेंजिंग ऑल्सो. टुडे इट इज़ वन पर्पज़. When you achieve that, you have to have another purpose. So anyway, we'll come back to the talents. I'm sure you will have question to ask कि भी talents क्या हैं हमारे. Talents हमारे अंदर 3 तरह के होते हैं. एक striving talent, which is the why of a person. Thinking talent is the how of a person. How is this person? That is the thinking talent. And relating talent is who of a person. ये तीनों प्रकार के टैलेंट हैं और हमारे अंदर किसी न किसी मात्रा में तीनों टैलेंट का कुछ न कुछ अंश हर एक चीज़ का विद्यमान होता है. सो अपने टैलेंट को पहचानना कैसे, दिस इज़ अनदर बिग क्वेश्चन. सो मैं ये बार बार कहता हूँ कि जिस बात को करने का बार बार आपको मन करे, जो चीज़ आप बार बार करते हो, वहीं कहीं आपका टैलेंट छुपा हुआ है. अभी अगर ध्यान में नहीं आए तो अपना पुरानी बचपन की बात को याद करिए कि पहले मुझे क्या करना पसंद होता था, बार बार मैं क्या करती थी, क्या करता था, या आज क्या करता हूँ बार बार. वहीं आपका टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा होगा और उसके एक्सप्रेशन को ही आप अगर देखेंगे तो वहीं उसमें भी पर्पज़ है. सर, कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बचपन से चाहते हैं कि हमें वो जगह चाहिए या हमें वहाँ पर जाना है. जब हम उस जगह पहुँच जाते हैं और उस जगह पहुँचने के बाद जब हमको हमसे भी ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं या हमने अपने लिए कुछ गलत चीज़ें चूज़ कर ली हैं. तो फिर हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे उसी जगह पर बनाए रखना चाहिए? हर शो में कहता हूँ ये कि जब आप पहुंचते हैं उस जगह पर और वहाँ आपको लगता है कि गलत जगह आ गई मैं, यस सर, तो वो क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पहुँच के आप कुछ और सोचने लग रहे हैं, उस प्रेजेंट को नहीं जी रहे हैं. यस सर. उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए. उसमें जिएंगे तो जहाँ पहुँचे हैं वो आपको मकाम अच्छा लगेगा और वहाँ से फिर आप तय करिए मुझे इससे आगे पहुँचना, पहुँच जाएंगे. अगर वो बात याद करेंगे, अरे मैंने क्यों गलती की, मैं क्यों इस कॉमर्स में आ गई, मुझे तो साइंस में जाना था, मुझे ये करना था, तो ये पुरानी बातें हैं, पीछे की बात है. तो भूतकाल तो व्याकुल करेगा आपको, पिछली बातें याद करेंगी तो रिग्रेट्स ही आएंगे आपको. तो पर्पज़ ऑफ लाइफ शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग. अब अगर आपको पर्पज़ मिलेगा तो सुबह जब उठेंगे पूरे एंथुसियाज्म से उठेंगे, अपने दिन आपको अच्छा लगेगा, आपको पता है मुझे इस दिन में कहाँ जाना है, क्या करना है. बिना पर्पज़ के सुबह जब अपनी शक्ल भी देखेंगे दर्पण में तो वो भी शायद अच्छी ना लगे, खुद की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी. जैसे स्टीव जॉब्स ने क्या कहा, उसकी किताब में उसने लिखा है कि फॉर द पास्ट 33 years
I have looked into the mirror every morning and asked myself, if today was last day of my life, would I do what I am doing currently? And if the answer keeps coming back, no, 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 for a few days, then I know that I have to change something in my life. I have to find a new purpose in my life. So, finding a purpose in life is very, 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 very important. उसके बिना तो कटी पतंग। गीता जो लड़की पाकिस्तान में गुम हो गई थी, भारतीय लड़की, और अभी उसके पेरेंट्स को मिलवा चुके हैं क्या अभी आप, कि अभी नहीं मिला पाए? गीता के लिए लगातार हम पिछले 2 वर्षों से वर्कआउट कर रहे हैं। आज देखिए हमारे पास एक और मेहमान हैं जिनको हम चेंज मेकर कहते हैं लाइफ में। ये हैं जी ज्ञानेंद्र पुरोहित जी। ये ही इज़ फाउंडर ऑफ आनंद सर्विस सोसाइटी एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग टू चेंज दिस सोसाइटी। मैं इनवाइट ज्ञानेंद्र जी पुरोहित एंड मिसेस पुरोहित ऑल्सो। मोनिका जी, वेलकम, स्वागत है आपका। बताइए ज्ञानेंद्र जी, आप 20 साल से जो यूथ जो चैलेंज हैं इन सम वे, उनकी आप सेवा करती हैं, उनको ज़बान देती हैं, उनको सब कुछ करती हैं। ये क्या कब आपके मन में आया, क्यों आया? एक्चुअल में मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे, डीफ एंड डम्ब थे। उनकी ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी डेड बॉडी 15 दिन तक नहीं मिली थी और वो मेरे, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते थे और भी नहीं कर पाते, इसलिए वो बॉडी कैसे बताएगी कि, और या जब चोट लगी तो बता नहीं सके कौन है, कहाँ से आए, क्या है। और डेड बॉडी जब हमें मालूम चला, पुलिस ने क्रिमेट कर दी थी, मुझे अचानक ऐसा लगा कि वो मुझे आकर छू रहे हैं लगातार और वो कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लाखों मूक बधिर लोग इस देश में हैं। मैंने जो तेरे से कहा था तुझे वो पूरा करना है। राष्ट्रगान के लिए वो मेरे को बार बार कहते थे कि सब लोग मुंह से गाते हैं, हम इशारों में क्यों नहीं गा सकते। आप देखिए ज़रा, इनके बारे में हमने कुछ रिकॉर्ड भी किया है कैमरे में। बेजुबानों की आवाज। ये कहानी है इंदौर के एक ऐसे शख्स की जो उन बेजुबानों की आवाज बन रहे हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। इस शख्स का नाम है ज्ञानेंद्र पुरोहित, जिन्होंने इन बेजुबानों को समाज की मुख्यधारा में लाने का बीड़ा उठाया है। कुछ साल पहले ज्ञानेंद्र के भाई के साथ हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ज्ञानेंद्र के भाई मूक बधिर थे। एक दिन वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और वो ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इस घटना से ज्ञानेंद्र एकदम टूट गए। मौत के बाद ही मेरा पूरा जीवन बदल गया और वो बेसिकली मूक बधिर लोगों के लिए बहुत कुछ उनके सपने थे। और मौत होने के बाद ऐसा लगा मुझे कुछ दिनों तक कि वो मुझे बार बार छू रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि उनके जैसे हिंदुस्तान में 78 लाख से ज़्यादा जो मूक बधिर हैं उनके लिए मैं कुछ काम करूं। हादसे के बाद ज्ञानेंद्र ने मूक बधिरों की मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी और देश विदेश में मूक बधिरों पर अध्ययन किया। ज्ञानेंद्र का दावा है कि उन्होंने साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान भी कंपोज किया है। इसको मान्यता दिलाने के लिए साल 2001 में वो तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, जिसके बाद साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान को मान्यता मिली। इतना ही नहीं, ज्ञानेंद्र ने मूक बधिरों के हक की लड़ाई लड़ते हुए इंदौर के थाना तुकोगंज में एक विशेष सेल शुरू करवाया। ज्ञानेंद्र का मानना है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर काम आसान हो जाता है। ज्ञानेंद्र जी, आप ने सरकार की मदद की। गीता जो लड़की पाकिस्तान में गुम हो गई थी, भारतीय लड़की, और अभी उसके पेरेंट्स को मिलवा चुके हैं क्या अभी आप, कि अभी नहीं मिला पाए हैं?
गीता के लिए लगातार हम पिछले 2 वर्षों से वर्कआउट कर रहे हैं और मैं आपके शो को लगातार सर देखता हूँ और जहाँ भी वो डिप्रेशन में आता हूँ, क्योंकि गीता को जब माता पिता मिलेंगे उसे जो खुशी मिलेगी वो मेरे जीवन का एक उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके इस शो के माध्यम से कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कुछ वो हो रहा है, तो शो के माध्यम से सर गुजारिश करूँगा इसमें कुछ सहयोग मिलेगा सरकार से, और तो हम निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी तक 78 मूक बधिर जो गुमे हुए हैं, पुलिस हमको आकर सौंप देती है, ये इशारों में साहब कुछ बता रही है, आप इसकी भाषा को समझिए, और वो इलिटरेट होते हैं। हम उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा डेवलप करते हैं, उसकी इशारों की भाषा को डेवलप करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो बात बताना सीख जाती है तो हम गूगल के माध्यम से या अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाते हैं। अल्टीमेटली 78 लोगों को हम उनके माता पिता से, ऐसे मूक बधिर बच्चों को मिलवा चुके हैं। और शो के माध्यम से यही गुजारिश है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा, चूँकि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, लेकिन ईदी फाउंडेशन वालों से लगातार हमारी सर चर्चा हो रही है, उनसे मैं लगातार फीडबैक ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो 79th हमारी सक्सेस स्टोरी होगी जब एक बच्चा मूक बधिर उससे माता पिता से गीता मिल पाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बार बार यही कहता हूँ शो पर कि फेलियर इज़ ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट इट, टिल देन देयर इज़ नो फेलियर। आप क्या कहेंगी मोनिका जी, आप किस प्रकार से अपने दोस्त की, साथी की, जीवन साथी की किस प्रकार से मदद करती हैं? मैं एक भारतीय नारी होने के नाते तन मन धन सभी तरह से उनके साथ लगी हुई हूँ, और एक मिशन है हमारा, और एक मिशन में जब हम 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो सक्सेस मल्टीप्लाई होके आती है हमारे पास में। और जो विशेष फोकस होके पुरोहित जी और मैं तो बेसिकली डेफ लोगों के लिए काम करते ही, बट मेरा जो विशेष फोकस एरिया है वो है जो हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब मूक बधिर बालिकाएं, उनके साथ में यौन शोषण और इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। जब सामान्य बच्चों के साथ हो सकती है तो ये बच्चियाँ बहुत इजीली टारगेट होती है, क्योंकि ये बता नहीं सकती। तो विशेष फोकस हो के हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। और अभी तक जजमेंट क्या बोले, लेकिन हाँ 10 बच्चियों को न्याय मिला है इस तरह के केसेस में। बहुत अच्छी बात। आज जो हम बात पुरोहित जी कर रहे थे, पर्पस ऑफ लाइफ, आप इतनी देर से सुन भी रहे थे, यूथ के सवाल भी आपने सुने, आप उनको क्या कहेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में मैं थोड़ा अपना पास्ट में जाना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी से लोग बोलते थे कि आपका बेटा क्या बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सहम जाते थे, पूछते थे कि बेटा तू क्या करेगा, अब तेरा भाई नहीं है। तो मैं कहता था कि मैं डेफ एंड डम्ब बच्चों का स्कूल खोलूँगा। तो तब वो लोग बहुत हंसते थे कि ये क्या उद्देश्य हो गया तुम्हारा, डेफ एंड डम्ब बच्चों का स्कूल खोलने का कोई उद्देश्य होता है? अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ काम करो। तब मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर हैं, जिस तरह से हमें सक्सेस मिली है इन बच्चों के लिए, आज वो लोग बोलते हैं उनके बेटे बहू जो भी हैं, वो जब उनसे अच्छा इल बिहेव कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपके बेटा बहू तो इतने अच्छे हैं, और हम ये गलत समझते थे कि डॉक्टर बना देने से ही एक बहुत अच्छी सक्सेस होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्पस, आप जो भी पर्पस लेते हैं, डेफ एंड डम्ब बच्चों का स्कूल खुलना हो, ब्लाइंड बच्चों का स्कूल खुलना हो, जैसे यहाँ बहुत सारे उद्देश्यों के लिए लोग काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, एक दिन आपको सक्सेस मिलती है और वो काम में आपको बिल्कुल आप सफल होते हैं। बहुत अच्छा। पुरोहित जी, मिसेस पुरोहित, आप इस शो पे आए, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए कुछ भी सहायता की आवश्यकता हो तो ज़रूर याद करिएगा, हम आपको तन मन धन से मदद करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि उन्होंने अपना लाइफ का पर्पस किस प्रकार से, किस चीज़ के लिए बनाया, और कितनी उनके मुंह पर खुशी और सेटिस्फैक्शन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर आपको देखने को मिली। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका पर्पस लाइफ में ठीक है, और पर्पस को कैसे पहचानें, तो एक तो मैंने कहा कि सुबह उठ के यदि आपका हंसी चेहरे पर हो,
You are looking forward to that day. That is one test. Second test is, कभी कभी आप लो फील करते हैं अपने आप को लाइफ में. You feel high and you feel low. When you feel low, then you should ask, retest, is my purpose correct or not correct? If there is purpose is correct, then there is no reason for us to feel low. लेकिन कभी होता है लाइफ में. Don't worry again. Don't feel defeated. Don't feel depressed. Keep going again. Find your purpose. Start working again on that. Then sometimes we feel life is not fulfilling anymore. कभी आता है दिमाग में ख्याल, यार अब तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, हाँ? होता है ना? वो जब आ रहा है तब फिर सोचिए, recalibrate yourself again. ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई कहीं भी डिप्रेशन का या कहीं बुरा लगने का या चिंता करके बैठ जाने का कोई गुंजाइश नहीं है. These are only signals for you to recalibrate yourself again, your purpose to recalibrate again. फिर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ काम हम करते हैं, जैसे आप लाइफ में अभी जाएंगे, बिजनेस करने लगेंगे, कोई जॉब करने लगेंगे. लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स को देखा होगा, जब वो कुछ काम करते हैं और वो थक जाते हैं उससे, समथिंग जॉब आई एम डूइंग विच सैप्स माई एनर्जी अवे कम्प्लीटली, तो भी समझना चाहिए कि ठीक पर्पस पे गाड़ी चल नहीं रही है, कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं. जो पर्पस था उधर रास्ते पे गाड़ी नहीं जा रही है. क्योंकि जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करोगे तो काम नहीं रह जाता और कहीं भी थकावट नहीं होगी. और थकावट नहीं होगी तो चलते रहोगे, कोई परेशानी नहीं है. जहाँ थकावट होने लगे समझो कि कुछ गड़बड़ है. लेट्स रिकैलिब्रेट अगेन. एंड व्हेन यू फील आई विल बी हैप्पियर इफ आई गेट दिस, और आई विल बी हैप्पियर इफ आई डू दिस, इफ आई बिकम दिस, तब भी समझो कि कुछ गड़बड़ है. देन अगेन यू शुड रिकैलिब्रेट. और यही पर्पज़ है हम लोगों का. मेरा तो मैंने जो, क्योंकि अब बहुत काम, 50 साल ज़िंदगी में बिज़नेस पूरे किए, पिछले वर्ष अभी 51वां वर्ष हो गया, तभी ये काम शुरू किया. सच का मतलब कि सच्चाई है ये कि ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया, खासकर हमारे मुल्क के लिए, इट्स अ बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू ए प्रॉब्लम. जिससे भी बात करिए पॉलिसी मेकर्स को, वो क्या कहते हैं, यार हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कहाँ तक मदद करेंगे, कहाँ तक क्या करेंगे. मतलब उसको प्रॉब्लम बना दिया हमने ह्यूमन कैपिटल को, जो कि एक हमारा बड़ा एसेट बन सकती है. और मैं तो यही मानता हूँ कि हर एक आदमी में प्रतिभा है, उसको पहचानना है, उसको आगे बढ़ाना है. वो बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा. इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी scshow@subhashchandra.com वर मेल करा किंवा SMS करा. SC शो स्पेस द्या, आपला प्रश्न लिहा आणि पाठवा 57575 वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.